दोस्तों आज है 11 अगस्त 2026। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व स्टील पेन दिवस, वर्ल्ड स्टील पेन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आज 11 अगस्त को ही यह विश्व स्टील पेन दिवस मनाया जाता है। स्टील पेन क्या है? तो स्टील पेन देखिए एक ध्वनिक संगीत वाद्य यंत्र है जिसको 20वीं शताब्दी में ट्रिनाड और टोबैगो द्वारा आविष्कार किया था। और ये देखिए इनकी सांस्कृतिक विरासत के सम्मान में हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? तो आज क्या मनाया जाता है? 11 अगस्त को विश्व स्टील पेन दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी में ट्रिनाडो और टोबैगो ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जुलाई 2023 में आधिकारिक रूप से 11 अगस्त को विश्व स्टील पेन दिवस घोषित किया गया है। यह वाद्य यंत्र जो है औद्योगिक कचरे जैसे कटे हुए तेल के जो ड्रम होते हैं, उनको पुनः चक्रित करके बनाया गया प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है? तो स्टील पेन क्या है आपका? एक तरह का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है जो औद्योगिक कचरे यानी कि कटे हुए तेल के ड्रमों से बनाया हुआ वाद्य यंत्र है, ठीक है? 11 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व स्टील पेन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा में 11 अगस्त 2026 को ध्वनि मत से पारित विधेयक के अनुसार भारत के किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ठीक है? तो देखिए केरल जो है उसका नाम अब केरलम कर दिया गया है। संसद द्वारा केरल का नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम किया जा रहा है, ठीक है? अगर देखिए किसी भी राज्य के नाम में अगर परिवर्तन करना है तो आप अनुच्छेद 3 के माध्यम से ही कर सकते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, संसद को किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र बदलने का अधिकार देता है, ठीक है? 3 चीज़ें, एक तो राज्य का नाम है, राज्य की सीमा है और राज्य का क्षेत्र बदलने का अधिकार देता है अनुच्छेद 3। यानी कि किसी भी राज्य के नाम में अगर आपने परिवर्तन करना है, जैसे केरल से केरलम हुआ है, तो अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ और ये कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, ठीक है? मलयालम भाषा में इस राज्य को हमेशा से केरलम ही कहा जाता है, ठीक है? यानी कि पहले से ही केरलम बोला जाता था, अब आधिकारिक रूप से इसको केरलम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केरल को केरलम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस नए अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनादर या गायन में बाधा डालने पर कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है? जैसे हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, वैसे ही राष्ट्रगीत क्या है हमारा? वंदे मातरम है, ठीक है? अगर इसका कोई अनादर करता है तो उसमें किस अधिनियम के तहत इसको कानूनी संरक्षण प्रदान किया है? तो वो किया है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026, ठीक है? तो ये अधिनियम है, इसके तहत अगर कोई वंदे मातरम का अनादर या गायन में बाधा डालता है तो उसको कानूनी संरक्षण प्रदान है, ठीक है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वंदे मातरम के अपमान को राष्ट्रगान के समान ही दंडनीय अपराध बनाया गया है, ठीक है? जैसे राष्ट्रगान है वैसे ही अब वंदे मातरम को भी दंडनीय अपराध बनाया अगर कोई इसका अपमान करता है तो, या फिर उसको गायन में उसमें कोई बाधा पहुंचाता है, ठीक है? मूल राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 से लागू है, जिसमें अब संशोधन करके वंदे मातरम को भी शामिल किया गया है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में की गई है, ठीक है? तो अगर पूछता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया है। ये किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है, यानी कि वंदे मातरम किस लिए लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, आईआईटी दिल्ली ने के सोनीपत कैंपस में उद्घाटन की गई परम प्रज्ञा किस प्रकार की तकनीक है? ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली ने का जो सोनीपत में कैंपस है, उन्होंने परम प्रज्ञा एक सुविधा निकाली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है, ठीक है? इसका नाम क्या है? परम प्रज्ञा है। यह परम प्रज्ञा नामक उच्च क्षमता वाली एआई सक्षम सुपर कंप्यूटर प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? तो क्या है? एक तरह से एआई सक्षम सुपर कंप्यूटर प्रणाली है परम प्रज्ञा। भारत में देखिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम का संचालन सीडैक और ट्रिपल सॉरी डबल आईएससी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है एरावत, जो पुणे में स्थित है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर कौन है? एरावत है, जो पुणे में स्थित है, ठीक है? इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो चुके एमपी परमेश्वरम का संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, तो इनका संबंध था परमाणु विज्ञान और जन विज्ञान आंदोलन से संबंधित था, जिनका 92 वर्ष के ईयर में निधन हो चुका है एमपी परमेश्वरम। ठीक है, ये भारत के पूर्व परमाणु वैज्ञानिक थे और केरल शास्त्र साहित्य परिषद के संस्थापक भी थे, संस्थापक सदस्य थे, और जिनका त्रिशूर में निधन हाल ही में हो गया है। ठीक है, तो परमाणु वैज्ञानिक थे और केरल शास्त्र साहित्य परिषद के संस्थापक सदस्य थे, और बार्क में एक वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं ये। ठीक है, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है बार्क, उसमें एक वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। वह केरल में साक्षरता और विज्ञान प्रसार के जन आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार माने जाते हैं। नाम क्या है इनका? एम पी परमेश्वरम, जिनका 92 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। परमाणु विज्ञान और जन विज्ञान आंदोलन से संबंध था इनका। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य में रसूला ग्रीष्योपुरपुराटा नामक मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई है? ठीक है, तो मेघालय में मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम है रसूला ग्रीष्योपुरपुराटा। ठीक है, तो मेघालय के देखिए जैव विविधता संपन्न वनों में कवक वैज्ञानिकों ने द्वारा जंगली मशरूम की एक नई और दुर्लभ प्रजाति रसूला ग्रीष्योपुरपुराटा की पहचान की गई है। ठीक है, मेघालय को भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि इंडो बर्मन हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है मेघालय को। ठीक है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कवक प्रजातियों का उपयोग स्थानीय औषधि प्रणाली में भी किया जाता है। ठीक है, तो जो कवक यानी कि जो आपके मशरूम पाए जाते हैं, जंगली मशरूम, इनका जो प्रयोग है वह औषधि प्रणाली में भी किया जाता है स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तो मेघालय को भारत का जैव विविधता स्पॉट्स भी बोला जाता है, हॉटस्पॉट्स भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने किस स्थान पर स्थित अपनी विनिर्माण इकाई में सुखोई SU-30 MKI, क्या नाम है, सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमान के उत्पादन लाइन को पुनः सक्रिय किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र में एचएएल ने अपनी जो विनिर्माण इकाई थी, जो सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमान का उत्पादन करती थी, उसको पुनः सक्रिय कर दिया गया। भारतीय वायुसेना के बेड़े को मजबूत और रखरखाव अपग्रेडेशन को गति देने के लिए एचएएल ने नासिक स्थित एयरक्राफ्ट डिवीजन SU-30 MKI असेंबली लाइन को फिर से शुरू कर दिया। कहाँ पे है ये? आपका नासिक में स्थित है। ठीक है, SU-30 MKI रूस द्वारा डिजाइन किया गया और भारत के एचएएल द्वारा लाइसेंस निर्मित ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है। क्या है? ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है, जिसका डिजाइन रूस द्वारा तैयार किया गया है और एचएएल को लाइसेंस प्राप्त है इसको निर्मित करने के लिए। ठीक है, एचएएल का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह भारत के प्रमुख रक्षा एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, जो हेली से रिलेटेड जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं ये सब बनाती है एचएएल। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ठीक, तो ऊंची कूद में जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के बसंत कुमार मेघवाल, नाम याद रखिएगा, भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीता है। किस उसमें इवेंट में? ऊंची कूद में। ठीक है, तो भारतीय युवा एथलीट बसंत कुमार मेघवाल ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 स्पर्धा में पुरुष हाई जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप वैश्विक स्तर पर 20 वर्ष से कम आयु के एथलेटिक्स की शीर्ष प्रतियोगिता है, यानी कि 20 वर्ष से कम आयु के एथलीट्स इसमें प्रतिभाग करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मोनाको में है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? मोनाको है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, बसंत कुमार मेघवाल। हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 11 अगस्त 2026 को दक्षिण अमेरिका देश में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण भारी जनमाल का नुकसान दर्ज किया गया। कहाँ आया ये? आपका कोलंबिया में आया है। ठीक है, जो आपका दक्षिण अमेरिका देश है कोलंबिया, पश्चिमी कोलंबिया में आए तीव्र भूकंप के चलते व्यापक बुनियादी ढांचा क्षति और जनहानि के बाद
आपातकालीन खोज और बचाव अभियान शुरू किया है। ठीक है? तो 11 अगस्त को यहाँ एक शक्तिशाली भूकंप आया है कोलंबिया में, जो दक्षिण अमेरिकी देश है। कोलंबिया देखिए दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पश्चिम में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा है। बोगोटा इसकी राजधानी है किसी कोलंबिया की। कोलंबिया प्रशांत महासागर के भूकंपीय संवेदनशील रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ठीक है? तो रिंग ऑफ फायर पे स्थित है, इस वजह से यहाँ पे ये एक भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र है कोलंबिया। ठीक है? नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। हाल ही में किन 3 देशों के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौता, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम से एक सामूहिक सुरक्षा तंत्र स्थापित किया गया है? तो कौन-कौन से 3 देश हैं? एक सऊदी अरब है, एक तुर्की है और एक पाकिस्तान है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक मक्का संयुक्त रक्षा समझौता स्थापित किया गया है। ठीक है? तो पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा व रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच यह त्रिस्तरीय सुरक्षा समझौता हुआ है। ठीक है? इस समझौते का मुख्य ध्यान रक्षा तकनीकी साझा करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास में केंद्रित है। तुर्की नाटो का सदस्य देश है। ठीक है? तो नाटो का सदस्य देश है तुर्की, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब गैर नाटो सहयोगी रहे, यानी कि नॉन नाटो एलाइज ये नाटो में शामिल नहीं है, बल्कि तुर्की आपका क्या है, नाटो देश है। नाटो की जो स्थापना हुई थी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है? तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 11 अगस्त के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व किए, साथ में उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको भी यहाँ पे हमने कवर किया। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स को कवर करने में हेल्पफुल होगी। ठीक है? तो ये कंप्लीट डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैंने चलाई है, जिसमें पर डे मैं हर एक डे के इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यू यहाँ पे आपको कराता हूँ, साथ में उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होता है उनको भी कवर कराता हूँ, ताकि आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही पार्ट आपके अच्छे से कवर हो सके। ठीक है? तो आपने पिछली अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उन क्लासेस को भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ-साथ में आगे जितने भी आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएँगी डेली करंट अफेयर्स की, तो आप उनको डेली बेसिस पे देखिएगा। इससे आपका करंट अफेयर्स का जो भी पोर्शन है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जब बने तो आप इज़िली उनको टैकल कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। अच्छे-अच्छे बच्चे यही मात खाते हैं। ठीक है? तो अगर आपका करंट अफेयर अच्छा रहेगा, अच्छी पकड़ रहेगी, तो आप इज़िली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।